हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और मेरे चैनल में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि हमने 3 वीडियो में ऑलरेडी थ्योरी के रूप में है तो पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जिसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, उसे हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 28 दिन का साइकिल होता है। तो हम लोग डेट यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से 0 से 28 दिन तक, 0 से 28 दिन तक। तो इसके बाद ये नीचे में क्या है, नीचे में है हार्मोन्स का लेवल। हार्मोन्स कब कब घटता है और कब बढ़ता है, कब कौन से फेज में कौन सा हार्मोन सक्रिय है, ये तो हो गया हार्मोन्स के लेवल। ये वाला ग्राफ क्या दर्शा रहा है, चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, मतलब गर्भाशय में कैसे परिवर्तन होता है, उसके उतार चढ़ाव को ये वाला जो है वो ग्राफ दर्शा रहा है। और ये जो ऊपर में दिख रहे हैं, ये चेंजेस इन ओवरी, ओवरी में क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है वो दर्शा रहा है। तो सबसे पहली बात, हमें कुछ चीजें याद रखनी है। फेज कितने होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सबसे पहले आपको याद करने के लिए कुछ चीजें माइंड में रखनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम ये देख लें, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। उसमें कितने फेज होते हैं, कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्था। तो मैंने यहाँ लिख रखा है 4 अवस्था। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज और चौथा है ल्यूटियल फेज। तो ये तो हो गए 4 फेज और 4 हार्मोन। तो एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 4 हार्मोन। ओके, तो सबसे पहले तो जो पहले से 5वां दिन होता है, पहले से कौन सा दिन, 5वां दिन। तो पहले से 5वें दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है किसी भी फीमेल को। उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और उस ब्लीडिंग में क्या क्या रहता है, म्यूकस और टूटे हुए ब्लड वेसल्स और फॉलिकल्स मतलब कि ओवम भी होता है उसमें, और टिश्यूज होते हैं, और ब्लड की जो एंडोमेट्रियम में जो संचित ब्लड रहता है, रक्त रहता है, उसकी मात्रा होती है। सब एक साथ 5 दिन तक क्या होते हैं, बॉडी से बाहर विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। सेकेंड फेज, तो जब तक देखिए, सेकेंड फेज आने से पहले हम ये देख लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन जब तक चलता रहता है तब ये एंडोमेट्रियम की दीवार इस तरह से हो रही है, और एफएसएच हार्मोन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये किस तरह होती है, देखिए सबसे ऊपर हम देखते हैं, ये है पीट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, जो हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं, जो कि जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन मतलब स्त्राव करती है, और उसके द्वारा वो अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्प्रेरित करती है। किस चीज के लिए, 2 हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये एफएसएच और एलएच, 2 हार्मोन का स्त्रावण करती है। कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वो 2 हार्मोन स्त्रावण करती है। जो फॉलिकल्स होते हैं, एफएसएच को पाकर फॉलिकल्स जो होते हैं वो अंडाशय में उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये है अंडाशय, यहाँ बहुत सारे पुटिकाएं हैं, जिसमें कि एफएसएच हार्मोन पाके वो क्या होगी, थोड़ा सा चेंजेस उसमें आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, देखिए ये जो 5 दिन का टाइमिंग है, उसमें सबसे पहले देखिए ये मोटी लेयर है एंडोमेट्रियम की। अब ये लेयर क्या हो रही है, 5 दिन तक टूटकर गिर रही है। तो मेंसेस के द्वारा ये क्या होगी, ये गर्भाशय की लेयर क्या होगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि मेंसेस के द्वारा सारे ब्लड जो संचित थे, रक्त जो संचित था यहाँ पर, वो क्या हो गया, मेंसेस के द्वारा बाहर निकल गया। तो यहाँ की लेयर क्या होगी, पतली हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गई, यहाँ की लेयर क्या हो गई, पतली हो गई। तो 5 दिनों तक तो एंडोमेट्रियम मतलब ये गर्भाशय की लेयर पतली हो गई, और इस ओवरी मतलब इस अंडाशय के अंदर फॉलिकल्स में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुए। तो एक तरफ तो क्षय हो रहा है और एक तरफ क्या होता है, डेवलपमेंट, मतलब एक तरफ विकास हो रहा है और एक तरफ क्षय हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फेज आएगा, और इस फेज में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, लेकिन एफएसएच क्या होगी, अधिकता में होगी, तभी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना अंडाशय में। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज आया। तो 5वें से लेके 13वें दिन तक, पहला फेज मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का होता है, 1 से लेके 5 दिन तक। फिर दूसरा फेज फॉलिकुलर क्या होता है, 5वें से लेके 13वें दिन तक, 13वें दिन तक होता है।
अब क्या होता है 5वें से लेके 13वें दिन, पहले देखते हैं ओवरी में, मतलब अंडाशय में। ये है अंडाशय। इस अंडाशय में ये जो फॉलिकल्स है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या करेगा, एफएसएच को पाकर एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। क्योंकि जो एफएसएच हार्मोन है वो पुटिकाओं का विकास तो करता है और साथ में उसे प्रेरित भी करता है। किस चीज के लिए, हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, स्त्रावण के लिए। तो ये फॉलिकल विकास भी कर रहा है और हार्मोन्स का स्त्राव भी कर रहे हैं। जिस हार्मोन्स के स्त्राव को पा करके एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की जो परत है वो फिर से बननी स्टार्ट हो गई है। मतलब जो टूट कर गिर गई थी, जो पतली हो गई थी, वो लेयर, वो परत फिर से मोटी होना स्टार्ट हो गई है, कर रही है। और क्या हो रहा है, ये जो एंडोमेट्रियम है, देखिए यहाँ पर की जो फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन रिलीज करी, तो यहाँ की फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करी तो ऐसे जाएगी और ये परत में वो जाकर के इस परत को और मोटी बना देगी। तो यह हो गया सेकेंड फेज। और यहाँ पर एफएसएच और एलएच दोनों ही हार्मोन सक्रिय होते हैं। इस फेज में क्या होते हैं, दो हार्मोन सक्रिय होते हैं, एफएसएच और एलएच। और फॉलिकल्स क्या होते हैं, इस गर्भाशय में जो फॉलिकल्स पुटिकाएं हैं वो बड़े से ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। कितने दिन तक, 13वें दिन तक। अब 13वें दिन तक ये हो गया। उसके बाद आया 14 डे, 14वां दिन। तब क्या होता है, ओव्यूलेशन, मतलब कि अंडोत्सर्गी की क्रिया। अंडोत्सर्गी की क्रिया किससे कहते हैं, फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल का फट जाना और उसमें से एग या ओवम बाहर निकल आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्गी की क्रिया कहते हैं। तो अंडोत्सर्गी की क्रिया हुई। अब ये 14 डे में अंडोत्सर्ग हुआ तो ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या हुआ, फट गया इस तरह से कुछ, और ये खाली हो जाएगा क्योंकि जो अंदर का था वो क्या हुआ, यहाँ पर रिलीज हो गया। कौन, ओवम, एग। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल बचा हुआ है। अभी एलएच हार्मोन क्या है, स्तर बढ़ गया है। जब एलएच हार्मोन का स्तर उच्च हो जाता है चरम सीमा पर, तब क्या होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल फट जाती है और एग बाहर आ जाती है, उसे हम अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एलएच हार्मोन का स्तर क्या है, बहुत ही उच्च है। उसके बाद क्या आया, इसमें की तो जो क्रिया चल रही वो चल रही है, ओव्यूलेशन हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज आया 15 से 28वें दिन तक। तो 15 से 28वें दिन तक क्या होगा कि ये जो एग बाहर निकल आई है, देखिए ओवरी में किस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं। ये ओव्यूलेशन हुआ 14वें दिन तक, यहाँ ओव्यूलेशन ये दिख रहा है आपको, एग फट गई और फॉलिकल्स फट जाने से एग बाहर आ गई, ओवम। और ये क्या है, ये है कॉपर्स ल्यूटियम, जो कि पीले रंग का होता है। और ये कब बनता है, 14वें दिन के बाद, नेक्स्ट डे से ये एलएच हार्मोन की उपस्थिति में बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एलएच हार्मोन का स्तर बहुत ही ज्यादा है, जिसके प्रभाव से ये जो खाली फॉलिकल है जो बचा हुआ है, ये ही कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाएगा। उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो पीले रंग का दिखाई देगा और वो कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाएगा। और फिर वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, जिसे कि हम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कहते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्त्रावण कौन कर रहा है, कॉपर्स ल्यूटियम। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही सक्रिय है, पर एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की परत को और भी मोटी बना रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मोटी हुई थी, अब देखो उसका स्तर बढ़ता जा रहा है तो और ज्यादा मोटी हो गई। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उस गर्भाशय को तैयार कर रहा है, ये वाला जो गर्भाशय है ये और मोटी हो गई, थोड़ी सी और मोटी हो गई। अब इसमें ब्लड के साथ साथ, ब्लड वेसल्स के साथ साथ, म्यूकस के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी सिक्रेशन मिला हुआ है। किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, भ्रूण के लिए। यदि ये एग जो बाहर निकला है ये 14 डे के रहते रहते में फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसका, वो जाइगोट का निर्माण कर लेता है, तो वो जाइगोट क्या होगा, यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको कि पोषण की जरूरत होगी। तो वो पोषण कौन देगा, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मतलब कहने का इतना ही मतलब है कि इस गर्भाशय की दीवार को इस जाइगोट के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिल करके तैयार कर रहे हैं एक बेबी को विकास देने के लिए, एक बेबी का विकास करने के लिए, यानी डेवलपमेंट करने के लिए। अब ये जो 15वें से 28वें दिन का फेज है, इसमें 28वां दिन आने के 2 दिन पहले क्या होता है कि यदि
यदि इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब क्या होगा कि यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो FSH और LH है दोनों का स्त्राव क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों? जैसे कि यहाँ पर बहुत हाई था LH का स्त्राव, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा LH का स्त्राव। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, मतलब 28वें से 2 दिन पहले, मतलब 25वें या 26वें दिन क्या आएगा कि FSH और LH दोनों का स्त्राव धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जो कॉपर स्लेटियम है जो कि किसके द्वारा बनी, किसके प्रभाव से बनी, LH के प्रभाव से बनी, वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट हो जाएगी तो वो किसमें बदल जाएगी, कॉपर्स एल्बिकेन्स में। और जिसे कि हम ये क्या होता है, एक सफेद टिश्यू होता है, ये एक सफेद रंग का टिश्यू होता है। एक सफेद रंग के टिश्यू में कॉपर स्लेटियम बदल जाएगा। तो जब कॉपर स्लेटियम है ही नहीं तो फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहाँ से स्त्रावित होगा, क्योंकि LH का स्त्राव कम हो गया, गिर गया, तो क्या हुआ, कॉपर स्लेटियम नष्ट हो गई। और नष्ट हो जाने से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव बंद हो गया। तो जैसे ही 28वां दिन आते आते तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव बंद हो जाता है। तो 28 दिन के बाद नेक्स्ट डे से क्या होगा, फिर से ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रहेंगे तब तक ये गर्भाशय की दीवार क्या है, मजबूती से बनी रहेगी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो वो दीवार अपने आप ही संकुचित होकर टूटकर गिरने लग जाती है, जिसे कि हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर ये चौथे वाले फेज में ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही सक्रिय मात्रा में होते हैं। लेकिन इस फेज के आखिरी अंत के आते आते में उन दोनों का स्त्राव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाने से 28वें दिन के बाद नेक्स्ट डे से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब इन हार्मोन्स की कमी से क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की दीवारें संकुचित होकर टूटकर गिरने लग जाएगी। तो फिर से ये जो बनी हुई एंडोमेट्रियम है वो फिर से गिर जाएगी। तो देखिए, पहले भी गिरी थी और लास्ट में भी गिरी, मतलब ये साइकिल बार बार आ रहा है, बार बार हर महीने मेंस्ट्रुएशन आता रहेगा, एंडोमेट्रियम की दीवारें बनती रहेंगी और फिर से टूटकर गिरती रहेंगी। तो इसलिए ही हम इसे कहते हैं साइकिल। तो आई होप फ्रेंड्स कि उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो जो है समझ में आया हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो। और यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।